रात के लगभग 9 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई भागते हुए ट्रेन पकड़ रहा था, कोई खिड़की से अपने परिवार को हाथ हिला रहा था। चाय वालों की आवाज़, बच्चों का शोर, कुलियों की भागदौड़, सब मिलकर वही पुराना भारतीय रेलवे वाला माहौल बना रहे थे। आदित्य भी उसी भीड़ का हिस्सा था। उम्र लगभग 27 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हाथ में लैपटॉप बैग, चेहरे पर थकान और दिमाग में हजारों टेंशन। ऑफिस का काम, EMI, घर वालों की उम्मीदें, अपने अधूरे सपने, सब कुछ उसके सिर पर एक साथ रखा हुआ था। उसने सीट पर बैठते ही गहरी सांस ली और मोबाइल निकालकर फिर से टू डू लिस्ट देखने लगा। सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, बुक पढ़नी, ऑफिस का प्रोजेक्ट, नई स्किल सीखनी, रात को ऑनलाइन कोर्स। लिस्ट इतनी लंबी थी कि देखकर ही थकान महसूस होने लगी। उसी समय सामने वाली सीट पर लगभग 55 साल के एक व्यक्ति आकर बैठे। सफेद बाल, साधारण कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने अपना बैग रखा, खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद आदित्य ने अपना लैपटॉप खोला। उसने सोचा कि सफ़र के 8 घंटे हैं, क्यों न ऑफिस का अधूरा प्रेजेंटेशन खत्म कर लिया जाए। लेकिन 5 मिनट बाद ही वह बार बार जम्हाई लेने लगा। स्क्रीन सामने थी, लेकिन दिमाग जैसे बंद हो चुका था। एक स्लाइड बनाने में 10 मिनट लग रहे थे। वह बार बार मोबाइल उठाता फिर रख देता, कभी पानी पीता, कभी बाहर देखने लगता। आखिर उसने झुंझलाकर लैपटॉप बंद कर दिया। सामने बैठे व्यक्ति मुस्कुराए। काम नहीं हो रहा? आदित्य थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला। सर, टाइम तो बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग काम ही नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, ऑफिस में भी ऐसा ही होता है? हर दिन? फिर भी रोज टाइम टेबल बनाते हो? आदित्य हंस पड़ा। हाँ, और हर रात उसे देखकर दुखी भी हो जाता हूं। वह व्यक्ति धीरे से बोले, समस्या टाइम की नहीं है बेटा, समस्या एनर्जी की है। आदित्य ने पहली बार उनकी तरफ ध्यान से देखा। मतलब? उन्होंने पानी की बोतल से एक घूंट लिया। तुम्हें लगता है कि अगर दिन में 24 घंटे की जगह 30 घंटे मिल जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आदित्य ने बिना सोचे कहा। बिल्कुल, वह मुस्कुराए। नहीं होंगी। आदित्य चुप हो गया। उन्होंने कहा, मान लो किसी के पास पूरा रविवार खाली है, सुबह से रात तक कोई काम नहीं, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो, सिर दर्द हो, शरीर में कमजोरी हो, तो क्या वह अपने सारे प्लान पूरे कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं होगी। बस यही बात ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझते। ट्रेन अब शहर छोड़कर खुले मैदानों में दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा था, अंदर बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आदित्य ने पूछा, लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखो। उन्होंने सिर हिलाया। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन उससे पहले एनर्जी मैनेजमेंट सीखना और भी जरूरी है। उन्होंने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उन्होंने आदित्य को दिखाया। सुबह 6 से 9, सबसे ज्यादा फोकस दोपहर 2 से 4, सबसे कम एनर्जी शाम 6 बजे, हल्का फोकस। आदित्य हैरान रह गया। ये क्या है? मेरे शरीर का नक्शा? मतलब? मैंने 1 हफ्ते तक सिर्फ एक चीज नोट की थी, दिन के किस समय मेरा दिमाग सबसे तेज चलता है और किस समय सबसे ज्यादा सुस्ती आती है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा, फिर मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। कैसे? जो सबसे मुश्किल काम होते थे उन्हें मैं सिर्फ सुबह वाले समय में करता था, जब दिमाग सबसे ज्यादा तेज रहता था, और जब दोपहर में सुस्ती आती थी तब ईमेल, फोन कॉल, फाइलें व्यवस्थित करना जैसे आसान काम करता था। आदित्य सोच में पड़ गया। उसे अचानक अपना हर दिन याद आने लगा। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसका दिमाग काफी एक्टिव रहता था, लेकिन वह उस समय सबसे पहले ईमेल खोल देता था। करीब 1.5 घंटे सिर्फ मेल पढ़ने और जवाब देने में निकल जाते थे। जब असली काम शुरू करता तब तक दिमाग आधा थक चुका होता। शाम तक वही काम पहाड़ जैसा लगने लगता। उसने धीरे से कहा, मतलब मैं अपनी सबसे अच्छी एनर्जी सबसे छोटे कामों पर खर्च कर देता तो। वह व्यक्ति मुस्कुराए। अब बात समझ में आ रही है। कुछ देर दोनों चुप रहे। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। चाय वाला आया। दोनों ने चाय ली। चाय की पहली चुस्की लेते हुए वह व्यक्ति बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं नौकरी करता था तब मैं भी तुम्हारी तरह हर चीज टाइम टेबल से चलाने की कोशिश करता था। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे पढ़ना, 7 बजे एक्सरसाइज, 8 बजे ऑफिस। फिर 2 महीने बाद सब टूट गया। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर उस टाइम पर तैयार ही नहीं था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं घड़ी के हिसाब से जी रहा था, शरीर के हिसाब से नहीं। आदित्य को यह बात अंदर तक लगी। उसे याद आया कि उसने भी कितनी बार सुबह 4 बजे उठने की कोशिश की थी। 2 दिन चला। तीसरे दिन अलार्म बंद करके फिर सो गया। फिर खुद को आलसी कहने लगा। शायद वह आलसी नहीं था, शायद उसका शरीर उस समय सबसे ज्यादा थका हुआ होता था।
सामने बैठे व्यक्ति जैसे उसके मन की बात पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, हर इंसान की हाई एनर्जी विंडो अलग होती है। किसी की सुबह 21 वैसे होती है, तो भी है, किसी की दोपहर, किसी की रात। गलती तब होती है जब हम दूसरे लोगों का रूटीन कॉपी करते हैं। आदित्य को सोशल मीडिया याद आ गया, हर जगह वही वीडियो, 5 AM क्लब, सुबह 4 बजे उठो, सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि शायद उसका शरीर अलग तरह से काम करता हो। वह व्यक्ति बोले, अगर शेर से कहो कि सुबह 4 बजे शिकार करो और उल्लू से कहो कि दोपहर में जागो, तो दोनों परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोनों कमजोर नहीं है, उनकी बॉडी का टाइम अलग है। आदित्य पहली बार खुलकर हंसा। फिर उसने पूछा, लेकिन अपनी हाई एनर्जी विंडो पता कैसे चलेगी? उन्होंने कहा, बहुत आसान है। अगले 7 दिन सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग करना। हर 2 घंटे बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अभी मेरी एनर्जी कितनी है? 10 में से नंबर देना। बस, कोई बड़ी साइंस नहीं, सिर्फ ऑन ऑब्जर्व करना है। आदित्य ने तुरंत मोबाइल में नोट बना लिया। बातचीत अब उसे किसी मोटिवेशनल स्पीच जैसी नहीं लग रही थी। यह तो ऐसी चीज थी जिसे वह अगले ही दिन आजमा सकता था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खिड़की के बाहर देखने लगे। बाहर खेतों के बीच छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने कभी देखा है किसान कब खेत में सबसे मुश्किल काम करता है? आदित्य ने सिर हिलाया। सुबह, क्योंकि उस समय धूप कम होती है और शरीर में ताकत ज्यादा होती है। दोपहर की तेज धूप में वह हल नहीं चलाता, वह आराम करता है या छोटे काम करता है। उसे पता है कि ताकत बचानी है। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। लेकिन शहर का इंसान सबसे मुश्किल काम कब करता है? आदित्य मुस्कुराया, जब पूरा दिन ईमेल, मीटिंग और फोन में निकल चुका होता है, यानी जब दिमाग सबसे ज्यादा थक चुका होता है। दोनों हंस पड़े। आदित्य को महसूस हुआ कि वह अपनी सबसे बड़ी गलती पहली बार साफ साफ देख पा रहा है। उसे हमेशा लगता था कि वह डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं है, लेकिन शायद समस्या उसकी आदत नहीं, उसकी टाइमिंग थी। उसने धीरे से पूछा, अगर मेरी हाई एनर्जी विंडो सिर्फ 2 घंटे की निकली तो? वह व्यक्ति बोले, उतना ही काफी है। जिंदगी बदलने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही 2 घंटे चाहिए। यह सुनकर आदित्य लंबे समय तक चुप रहा। उसे याद आया कि कई बार रविवार की सुबह उसने 2 घंटे में इतना काम कर लिया था जितना पूरे हफ्ते में नहीं कर पाया। तब उसे लगा था कि शायद आज मूड अच्छा है, लेकिन अब समझ आया, वह उसका हाई एनर्जी समय था। रात गहराने लगी थी, डिब्बे की लाइटें धीमी हो गई थीं। ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह समय से नहीं हार रहा था। वह अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च कर रहा था। सुबह की ताजगी ईमेल पर चली जाती थी, दोपहर की बची खुची ताकत मीटिंग्स में खत्म हो जाती थी, और जब सपनों पर काम करने की बारी आती तब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके होते थे। अचानक उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी ने एक ही लाइन में समझा दी हो। समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन ऊर्जा बराबर नहीं होती। इसलिए जीत वही पाता है जो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है। सुबह जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन के पास पहुंची तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य ने बैग उठाया। उतरने से पहले उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, सर, शायद आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का जवाब दे दिया। वह मुस्कुराए और बोले, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारा शरीर सुनना सिखाया है। आदित्य प्लेटफॉर्म पर उतर गया। भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने उसी समय फैसला किया कि अगले 7 दिनों तक वह कोई नया टाइम टेबल नहीं बनाएगा। वह सिर्फ अपनी ऊर्जा को देखेगा, समझेगा और लिखेगा। किस समय दिमाग सबसे तेज चलता है, कब शरीर सबसे हल्का लगता है, कब सबसे ज्यादा सुस्ती आती है, बस यही नोट करेगा। उसे अब समझ आ चुका था कि सफलता का राज सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मेहनत करना है। क्योंकि अगर आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जा उन कामों में खर्च कर देंगे जो कभी भी हो सकते थे, तो जब जिंदगी के सबसे बड़े सपनों पर काम करने का समय आएगा, तब आपके पास सिर्फ थकान बचेगी। उस सफर में 2 अजनबी मिले थे। शायद वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस रात भारतीय रेलवे की एक साधारण सी यात्रा ने आदित्य को एक ऐसी सीख दे दी जो किसी किताब, किसी मोटिवेशनल वीडियो या किसी महंगे कोर्स से भी ज्यादा कीमती थी। घड़ी को मत देखो, पहले अपने शरीर को समझो, क्योंकि समय नहीं, आपकी ऊर्जा तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी दूर तक जाएंगे। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर उतर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर वही हलचल थी, लेकिन आदित्य के अंदर अजीब सी शांति थी। उसने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखा। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं होगी। आदित्य ने उनके पैर छूने चाहे, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो अगले 1 महीने तक सिर्फ सीखो मत, करके भी दिखाना। आदित्य ने सिर हिलाया और भीड़ में खो गया। अगले 7 दिन उसने बिल्कुल वैसा ही किया।
जैसा उस व्यक्ति ने कहा था। उसने अपनी हाई एनर्जी विंडो नोट की। उसे पता चला कि सुबह 8:30 बजे से लगभग 11 बजे तक उसका दिमाग सबसे तेज चलता था। उसने उसी समय अपने सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जिस काम में पहले पूरा दिन लग जाता था वह अब 2-3 घंटे में खत्म होने लगा। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर वही पुरानी परेशानी सामने आ गई। उसकी डायरी में हर दिन टिक मार्क बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि दिन खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह गया। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। सामने टू डू लिस्ट खुली हुई थी। ऑफिस का काम, ऑनलाइन कोर्स, जिम, बुक पढ़नी, मम्मी को फ़ोन, दोस्त से मिलना, बैंक का काम, कमरा साफ करना, नई स्किल सीखना, यूट्यूब चैनल शुरू करना। वह ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते ही थक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समय और ऊर्जा दोनों बेहतर होने के बाद भी वह इतना दबाव क्यों महसूस कर रहा है। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कैसे हो आदित्य? आवाज सुनते ही वह पहचान गया। वही ट्रेन वाले अंकल थे। आदित्य खुशी से बोला, सर मैं आपको ही याद कर रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा। लगता है फिर कोई नई समस्या आ गई है। आदित्य ने गहरी सांस ली। सर अब काम तो जल्दी होने लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम खत्म ही नहीं होते। एक काम पूरा करता हूं, 5 और सामने आ जाते हैं। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने पूछा, तुम रोज सुबह सबसे पहले क्या देखते हो? मेरी टू डू लिस्ट। और उसमें क्या लिखा होता है ये? आज क्या क्या करना है कि? उन्होंने धीरे से कहा। यही तुम्हारी अगली गलती है। आदित्य चौंक गया। मतलब तुम हर सुबह खुद से पूछते हो कि आज और क्या जोड़ना है, लेकिन कभी यह पूछा कि आज क्या हटाना है? आदित्य कुछ समझा नहीं। 2 दिन बाद रविवार था। अंकल ने उसे अपने शहर के एक पुराने पार्क में मिलने बुलाया। सुबह सुबह पार्क में बहुत लोग टहल रहे थे। कुछ लोग योग कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग हंसने वाले क्लब में जोर जोर से हंस रहे थे। अंकल एक बेंच पर बैठे थे। आदित्य उनके पास पहुंच गया। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ा कांच का जार निकाला। फिर कुछ बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और रेत का एक पैकेट निकाला। आदित्य हैरान होकर देखने लगा। सर ये सब? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज जिंदगी समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने बड़े पत्थर जार में डाले। जार लगभग आधा भर गया। फिर छोटे पत्थर डाले। वे बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में चले गए। फिर रेत डाली। अब जार पूरा भर गया। उन्होंने पूछा, समझे? आदित्य बोला, नहीं। फिर उन्होंने दूसरा खाली जार निकाला। इस बार सबसे पहले रेत डाल दी, फिर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन बड़े पत्थर अंदर जा ही नहीं पाए। उन्होंने जार आदित्य की तरफ बढ़ाया। अब समझे? आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अगर पहले बेकार चीजें भर दी जाएं तो जरूरी चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल, अंकल बोले, यही गलती तुम अपनी जिंदगी में कर रहे हो। तुम्हारी टू डू लिस्ट हर दिन रेत से शुरू होती है। आदित्य सोच में पड़ गया। उन्होंने पूछा, सुबह ऑफिस पहुंचते ही क्या करते हो? व्हाट्सएप देखता हूं। फिर मेल चेक करता हूं, तारली हूं। फिर थोड़ी सोशल मीडिया। फिर कोई सहकर्मी आ जाता है ना, फिर दूध की चाय, फिर गए मीटिंग, और फिर दोपहर हो जाती है। अंकल हंस दिए। यानी दिन के पहले 3 घंटे रेत में निकल गए। आदित्य भी हंस पड़ा, लेकिन यह हंसी थोड़ी कड़वी थी, क्योंकि बात बिल्कुल सच थी। अंकल ने कहा, लोग सोचते हैं कि जिंदगी को व्यवस्थित करने का मतलब है नई आदतें जोड़ना, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम बेकार आदतें हटाना शुरू करते हो। उन्होंने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर सिर्फ 5 लाइनें लिखी थीं। रात 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं, बिना मतलब बहस नहीं, हर किसी को हाँ नहीं, दिन में 3 बार से ज्यादा सोशल मीडिया नहीं, ऑफिस की गॉसिप से दूर। उन्होंने कहा, ये मेरी टू डू लिस्ट नहीं है, ये मेरी नॉट टू डू लिस्ट है। आदित्य पहली बार यह शब्द सुन रहा था। नॉट टू डू लिस्ट? हाँ, यानी वो काम जो मैं जानबूझकर नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा, सफल लोग सिर्फ यह तय नहीं करते कि उन्हें क्या करना है, वे पहले यह तय करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है। आदित्य को अचानक अपना पूरा महीना याद आने लगा। कितनी बार उसने सिर्फ किसी दोस्त के कहने पर 2-2 घंटे कैफे में बैठकर गॉसिप की थी। कितनी बार वह सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता और 45 मिनट बाद बंद करता। कितनी बार उसने सिर्फ इसलिए किसी की मदद के लिए हाँ कहा क्योंकि उसे मना करना बुरा लगता था। फिर वही काम रात तक उसके सिर पर लटका रहता। वह धीरे से बोला, सर मैं काम कम नहीं कर सकता। अंकल मुस्कुराए। मैंने कब कहा काम कम करो? मैं कह रहा हूं बेकार काम कम करो। उन्होंने सामने खेलते हुए बच्चों की तरफ इशारा किया। देखो उन्हें। एक बच्चा हर झूले पर बैठने की कोशिश कर रहा था, दूसरा सिर्फ एक झूले पर मजे से खेल रहा था। उन्होंने पूछा, किसे ज्यादा मजा आ रहा नया क्या? आदित्य ने तुरंत कहा,
जो एक झूले पर है। क्यों? क्योंकि वह हर चीज पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, अंकल बोले। बस यही जिंदगी है। जो हर मौके को पकड़ना चाहता है वह किसी भी मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। उस दिन की बातचीत खत्म हुई, लेकिन इस बार आदित्य सीधे घर नहीं गया। वह पास के एक छोटे से कैफे में बैठ गया। उसने अपनी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, इस महीने मैं क्या करूंगा। फिर उसने पेन रोक दिया। उसे अंकल की बात याद आई। उसने वह पन्ना पलट दिया। अगले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, इस महीने मैं क्या नहीं करूंगा। कुछ मिनट तक वह खाली पन्ने को देखता रहा, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। रात 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं, सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं, बिना वजह यूट्यूब नहीं, ऑफिस की गॉसिप नहीं, हर किसी को तुरंत हाँ नहीं, फालतू बहस नहीं, वीकेंड पर बिना प्लान के पूरा दिन बर्बाद नहीं। उसने पन्ना पढ़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। अगले ही दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। ऑफिस में लंच के बाद 4 लोग राजनीति पर बहस कर रहे थे। पहले वह भी बैठ जाता था, लेकिन इस बार मुस्कुराकर बोला, तुम लोग करो, मुझे थोड़ा काम खत्म करना है। शुरू में सबने मजाक उड़ाया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अब हमारे साथ बैठना पसंद नहीं। पहले वाला आदित्य शायद वहीं बैठ जाता, लेकिन इस बार उसे अपनी नॉट टू डू लिस्ट याद थी। वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर लौट गया। शाम को घर पहुंचा। रात 10 बजे मोबाइल उठाया। उंगली खुद ब खुद इंस्टाग्राम खोलने लगी। फिर उसे डायरी का पहला नियम याद आया। उसने मोबाइल बंद किया और किताब उठा ली। पहले 5 मिनट बेचैनी हुई। बार बार मन कर रहा था कि बस एक बार नोटिफिकेशन देख लो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। 3 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि वह पहले से जल्दी सोने लगा है। सुबह सिर भारी नहीं रहता। ऑफिस में फोकस बढ़ गया। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने हर किसी को हाँ कहना बंद कर दिया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार आज शाम चलना, वैसे भी फ्री होगा। पहले वह मना नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार उसने कहा, आज नहीं, मैंने अपने लिए समय रखा है। फोन रखने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। लेकिन रात को जब उसने अपना जरूरी काम पूरा किया, तब पहली बार उसे समझ आया कि हर हाँस के पीछे कहीं ना कहीं अपने सपनों को बोला गया एक ना छिपा होता है। कुछ हफ्तों बाद वह फिर उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। इस बार किसी काम से दूसरे शहर जाना था। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े उसने अपने मोबाइल में पुरानी और नई तस्वीरें देखी। चेहरे में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन जिंदगी बदलने लगी थी। पहले उसकी डायरी हर दिन नए कामों से भरती थी। अब उसकी डायरी उन चीजों से भरी थी जिन्हें वह करने से इनकार कर चुका था। और अजीब बात यह थी कि जितनी छोटी उसकी टू डू लिस्ट होती जा रही थी, उतनी ही बड़ी उसकी उपलब्धियां होती जा रही थी। तभी पीछे से वही परिचित आवाज आई, लगता है इस बार बैग हल्का है। आदित्य पलटा। अंकल मुस्कुरा रहे थे। आदित्य भी मुस्कुरा दिया। बैग तो वही है सर, लेकिन इस बार दिमाग हल्का है। अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी कला ज्यादा काम करना नहीं है। सबसे बड़ी कला है सही चीजों के लिए जगह बनाना। और जगह तब बनती है जब हम बेकार चीजों को बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं। ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। दोनों उसी डिब्बे की तरफ बढ़ने लगे। आदित्य के मन में अब एक नई समझ बैठ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि इंसान की जिंदगी इसलिए उलझी हुई नहीं होती क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत काम है। वह इसलिए उलझी होती है क्योंकि उसके पास छोड़ने की हिम्मत बहुत कम होती है। उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वह हर महीने सिर्फ नए लक्ष्य नहीं बनाएगा, वह हर महीने एक नई नॉट टू डू लिस्ट भी बनाएगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए नया जोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ बेकार का बोझ उतारना पड़ता है। और जिस दिन इंसान ये सीख जाता है, उसी दिन से उसके सबसे जरूरी सपनों के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। इस बार सफर छोटा था, लेकिन आदित्य के लिए हर सफर अब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि हर यात्रा उसके अंदर कुछ नया बदल कर छोड़ जाती है। इस बार भी वह उसी खिड़की वाली सीट पर बैठा था। हाथ में उसकी वही डायरी थी। उसने उसे खोला और पिछले 1 महीने के नोट्स पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर उसकी हाई एनर्जी विंडो लिखी थी, दूसरे पन्ने पर उसकी नॉट टू डू लिस्ट। उसने मुस्कुराकर सोचा, सच में जिंदगी पहले से आसान लगने लगी है। तभी उसका मोबाइल बजा। ऑफिस के दोस्त रोहन का मैसेज था, भाई तू इतना डिसिप्लिन कैसे हो गया? सुबह जल्दी उठ जाता है, काम टाइम पर खत्म कर देता है, सोशल मीडिया भी कम चलाता है, सीक्रेट बता। आदित्य ने जवाब टाइप किया, सीक्रेट बाद में बताऊंगा। लेकिन मैसेज भेजने से पहले ही वह रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद भी तो नहीं पता कि आखिर बदलाव आया कैसे। क्या उसकी विल पावर बढ़ गई थी? क्या वह पहले से ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था? उसने खुद से पूछा। जवाब आया, नहीं। वह अभी भी कई बार आलस करता था। आज भी सुबह अलार्म बंद करके 2 मिनट और सोने का मन करता था।
आज भी इंस्टाग्राम खोलने का मन करता था। तो फिर बदला क्या था? तभी सामने वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी। उसके हाथ में चॉकलेट थी। माँ ने कहा, अभी मत खाना, खाना खाने के बाद खाना। बच्चे ने तुरंत चॉकलेट अपनी जेब में रख ली। 5 मिनट बाद उसने फिर निकाल ली, फिर वापस रख दी, फिर निकाली, फिर वापस रख दी। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसे पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने आप से होती है। वह पलटा, वही अंकल। इस बार दोनों जोर से हंस पड़े। आदित्य बोला, सर, लगता है रेलवे ने हमारी दोस्ती पक्की कर दी है। अंकल बोले, या शायद जिंदगी चाहती है कि अभी कुछ बातें बाकी हैं। दोनों फिर आमने सामने बैठ गए। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना सवाल पूछ ही लिया, सर, एक बात समझ नहीं आ रही। पूछो। मैं पहले भी बदलना चाहता था, अब भी चाहता हूं। पहले भी अलार्म लगता था, अब भी लगता है। पहले भी किताबें थीं, अब भी हैं, लेकिन अब कुछ आदतें अपने आप बनने लगी हैं। ऐसा क्यों? अंकल मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आज सुबह अलार्म बजा था? हाँ। उठने का मन था? बिल्कुल नहीं। फिर उठ गए? हाँ। क्यों? आदित्य सोचने लगा, फिर बोला, क्योंकि रात को ही मैंने जूते, ट्रैक सूट और पानी की बोतल दरवाजे के पास रख दी थी। अंकल मुस्कुराए। यही जवाब है? आदित्य समझा नहीं। अंकल बोले, तुम्हें लगता है कि तुम विल पावर से उठे? असल में तुम एनवायरनमेंट की वजह से उठे। आदित्य चुप हो गया। अंकल ने कहा, चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन्होंने आदित्य से कहा, अभी अपना मोबाइल मुझे दो। आदित्य ने मोबाइल दे दिया। अंकल उठे और मोबाइल डिब्बे के दूसरे छोर पर जाकर एक सीट के नीचे रखा है। फिर वापस आकर बोले, अब जाकर उठा लो। आदित्य उठा, चलकर गया, झुका, मोबाइल उठाया, वापस आ गया। अंकल ने पूछा, कितना समय लगा? 20-30 सेकंड। थक गए? नहीं, लेकिन अगर यही काम तुम्हें हर बार करना पड़े तब? आदित्य हंस पड़ा। फिर शायद मैं बार बार मोबाइल उठाने ही ना जाऊं। अंकल ने मेज पर हाथ मारा। बस, यही पूरी साइकोलॉजी है। इसे कहते हैं फ्रिक्शन। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। अंकल बोले, हम सोचते हैं कि बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हमारी विल पावर कमजोर है। असल में वे इसलिए नहीं छूटती क्योंकि उन्हें करना बहुत आसान होता है। उन्होंने आदित्य का मोबाइल उसकी जेब में रख दिया। अब बताओ, जेब में रखा मोबाइल निकालना आसान है या डिब्बे के दूसरे छोर से लाना? जेब से निकालना। यानी जितना आसान काम होगा उतनी बार करोगे। आदित्य के दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। उसे याद आया, पहले उसका फोन हमेशा तकिए के पास रहता था। रात को बस हाथ बढ़ाना पड़ता था, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते 1.5 घंटा निकल जाता था। लेकिन पिछले महीने उसने चार्जर कमरे के दूसरे कोने में लगा दिया था। अब हर बार उठकर जाना पड़ता था। धीरे धीरे उसने रात का फोन चलाना लगभग छोड़ दिया। उसने कभी इस बदलाव पर ध्यान ही नहीं दिया था। अंकल बोले, देखा, तुमने अपनी विल पावर नहीं बढ़ाई, तुमने सिर्फ रुकावट बढ़ा दी। बात आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। एक चाय वाला आया, उसके पीछे समोसे वाला, फिर मूंगफली वाला, फिर कोल्ड ड्रिंक वाला। हर 5 मिनट में कोई कुछ बेच रहा था। अंकल ने पूछा, अगर ये लोग हर स्टेशन पर तुम्हारे सामने ना आते तो क्या तुम बार बार कुछ खरीदते? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि फिर मुझे खुद उतरकर ढूंढना पड़ता, यानी रुकावट बढ़ जाती। बिल्कुल, अंकल बोले, दुनिया की आधी आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि वे हमारे सामने पड़ी रहती हैं। उन्होंने बैग खोला, उसमें से एक किताब निकाली। किताब बिल्कुल ऊपर रखी थी। उन्होंने पूछा, ये किताब ऊपर क्यों रखी है? आदित्य बोला, ताकि आसानी से निकाल सकें, और अगर यही किताब बैग के सबसे नीचे होती तो निकालने का मन कम करता। अंकल मुस्कुराए। यानी अच्छी आदत आसान बना दो, बुरी आदत मुश्किल। आदित्य अब हर बात को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगा। उसे याद आया कि उसकी गिटार 6 महीने से अलमारी के अंदर बंद पड़ी थी। हर बार बजाने से पहले उसे निकालना पड़ता, कवर हटाना पड़ता, ट्यून करना पड़ता। इतनी मेहनत देखकर वह सोचता, कल बजा लूंगा, लेकिन टीवी का रिमोट हमेशा सामने रखा रहता, इसलिए वह हर शाम टीवी चला देता। समस्या उसकी इच्छा नहीं थी, समस्या रास्ते की थी। अंकल बोले, एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा कि वह रोज पानी कम पीता है। मैंने उससे पूछा, पानी की बोतल कहाँ रहती है? उसने कहा, रसोई में। मैंने कहा, उसे अपने टेबल पर रख दो। बस 1 महीने बाद वह रोज 3 लीटर पानी पीने लगा। आदित्य हैरान था, इतना छोटा बदलाव, इतना बड़ा असर। अंकल ने कहा, हम इंसान बहुत आलसी प्राणी हैं। दिमाग हमेशा वही काम चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। अगर पढ़ने की किताब अलमारी में बंद है और मोबाइल हाथ में है तो दिमाग किसे चुनेगा? आदित्य हंस पड़ा। मोबाइल। अगर फल धोकर प्लेट में रखे हैं और चिप्स ऊपर वाली शेल्फ में तो फल। अगर सुबह के कपड़े रात को ही रख दिए हैं तो उठना आसान लगेगा। अगर जिम बैग पहले से तैयार है तो
बहाने कम बनेंगे। अंकल ने कहा, याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब खुद से लड़ना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसी दुनिया बनाना जहां लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। यह लाइन आदित्य के दिल में उतर गई। ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। इस बार उतरने के बाद आदित्य सीधे घर गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगा। पहली बार उसे अपना कमरा अलग नजर आया। स्टडी टेबल पर किताबों से ज्यादा पुराने बिल पड़े थे। डंबल बेड के नीचे थे। मोबाइल चार्जर फिर से बिस्तर के पास आ चुका था। टेबल पर बिस्कुट और चिप्स रखे थे। पानी की बोतल रसोई में। वह मुस्कुराया। मेरी आदतें खराब नहीं थीं, मेरा कमरा खराब डिजाइन हुआ था। उसने उसी रात सब बदल दिया। चार्जर दूसरे कमरे में, स्टडी टेबल साफ, किताब सबसे ऊपर, वर्कआउट वाले कपड़े कुर्सी पर, जूते दरवाजे के पास, पानी की बोतल टेबल पर, डायरी और पेन तकिए के पास। और सबसे दिलचस्प काम उसने यह किया कि मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटाए नहीं, बल्कि उन्हें तीसरे फोल्डर के अंदर छिपा दिया। अब उन्हें खोलने के लिए पहले स्क्रीन खोलनी पड़ती, फिर दूसरा फोल्डर, फिर तीसरा, फिर ऐप। सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क था, लेकिन वही कुछ सेकंड उसे हर बार सोचने पर मजबूर करते। क्या सच में अभी खोलना जरूरी है? धीरे धीरे उसकी स्क्रीन टाइम कम होने लगी। 1 महीने बाद रोहन फिर उससे मिला। उसने पूछा, भाई तूने आखिर कौन सा मोटिवेशनल वीडियो देखा था? आदित्य हंस पड़ा। कोई नहीं। फिर मैंने अपना कमरा बदल दिया। रोहन पहले तो हंसा, फिर जब आदित्य ने पूरी बात समझाई तो वह कुछ देर तक चुप रहा। उसे भी पहली बार एहसास हुआ कि वह हर दिन खुद से नहीं हारता था, वह अपने माहौल से हार जाता था। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन आने में अभी समय था। उसने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। कोई मोबाइल में डूबा था क्योंकि मोबाइल हाथ में था। कोई किताब पढ़ रहा था क्योंकि किताब खुली हुई थी। कोई बच्चे के साथ खेल रहा था क्योंकि बच्चा उसकी गोद में था। उसे महसूस हुआ कि इंसान अक्सर वही करता है जो उसके सबसे करीब होता है। तभी अंकल की कही हुई एक बात उसके कानों में फिर गूंज उठी। हर आदत के पीछे सिर्फ इरादा नहीं होता, उसका रास्ता भी होता है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि वह हर बार अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को दोष देकर गलत करता था। असली खेल इच्छा शक्ति का नहीं, व्यवस्था का था। अगर बुरी आदत तक पहुंचना आसान होगा तो मजबूत से मजबूत इंसान भी कभी ना कभी हार जाएगा। और अगर अच्छी आदत तक पहुंचना आसान होगा तो साधारण इंसान भी धीरे धीरे असाधारण बन सकता है। उस दिन उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं पहले अपना माहौल बदलूंगा। क्योंकि जब रास्ता सही बना दिया जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। कुछ महीने बीत चुके थे। अब आदित्य की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह उठना आसान हो गया था क्योंकि रात को ही वह अगले दिन की तैयारी कर देता था। मोबाइल अब उसके बिस्तर से दूर रहता था। उसकी नॉट टू डू लिस्ट हर महीने अपडेट होती थी और सबसे जरूरी काम वह हमेशा अपनी हाई एनर्जी विंडो में करता था। लेकिन जिंदगी की सबसे मजेदार बात यही होती है, जैसे ही आप एक समस्या सुलझाते हो वह आपको अगला सबक सिखाने के लिए नई समस्या भेज देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में आदित्य को प्रमोशन मिल गया, सैलरी बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब उसके पास सिर्फ अपने काम नहीं थे, टीम के लोगों के सवाल, क्लाइंट की मीटिंग, बिजली का बिल भरना, मम्मी की दवाई लानी, दोस्त की शादी में जाना, कार की सर्विस, ऑनलाइन कोर्स का असाइनमेंट, बैंक का काम। हर दिन कोई ना कोई नई चीज जुड़ जाती। एक शाम ऑफिस से लौटते समय वह मेट्रो में बैठा था। अचानक उसे याद आया, अरे बिजली का बिल भरना था। उसने मोबाइल निकाला, तभी बॉस का मैसेज आ गया। वह उसका जवाब देने लगा। बिल फिर भूल गया। घर पहुंचा तो मम्मी बोली, बेटा दवाई लेते आना याद था ना? आदित्य ने अपना माथा पकड़ लिया। ओह, फिर याद आया कि दोस्त को जन्मदिन की शुभकामना भी देनी थी। फिर याद आया कि बैंक में KYC भी करवानी है। फिर याद आया कि लैपटॉप का चार्जर ऑफिस में ही रह गया। रात को बिस्तर पर लेटा तो आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग खुला हुआ था। एक के बाद एक बातें घूम रही थीं। कल 9 बजे मीटिंग है, उससे पहले रिपोर्ट भेजनी है, मम्मी की दवाई, बिजली का बिल, रोहन को कॉल, गाड़ी की सर्विस। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई 100 लोग एक साथ बोल रहे हों। करीब 1 घंटे बाद किसी तरह नींद आई। सुबह उठा तो शरीर ठीक था, लेकिन दिमाग पहले से ही थका हुआ था। ऑफिस में बैठा तो स्क्रीन सामने थी, लेकिन ध्यान बार बार किसी और बात पर जा रहा था। रिपोर्ट बनाते बनाते अचानक याद आया, अरे गैस का बिल। फिर रिपोर्ट पर लौटा। 2 मिनट बाद, ओह मम्मी ने सब्जी भी मंगवाई थी। फिर रिपोर्ट, फिर आज दोस्त को पैसे वापस करने थे। शाम तक रिपोर्ट पूरी तो हो गई, लेकिन जितनी देर में होनी चाहिए थी उससे लगभग 2 गुनी देर लगी।
वह खुद से परेशान हो चुका था। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, उसने सोचा। मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, फिर भी दिमाग हमेशा भरा भरा क्यों लगता है। उसी शाम उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वही नाम चमका, शर्मा अंकल। आदित्य मुस्कुराया। अब तो उसे लगने लगा था कि जैसे ये इंसान तभी फोन करते हैं जब जिंदगी कोई नया सवाल पूछती है। अंकल बोले, कल समय है? जी सर। तो स्टेशन आ जाना। आदित्य हंस पड़ा। लगता है हमारी क्लास अब रेलवे स्टेशन पर ही लगती है। अगले दिन दोनों स्टेशन के बाहर वाली पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। बरसात का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चाय की खुशबू पूरे माहौल को और अच्छा बना रही थी। अंकल ने आदित्य का चेहरा देखा। इस बार थकान शरीर में नहीं, दिमाग में है। आदित्य हैरान रह गया। आपको कैसे पता? अंकल मुस्कुरा दिए। चेहरा बता देता है। आदित्य ने सारी बातें बता दी। हर समय कुछ न कुछ याद रखना, हर समय कुछ भूल जाने का डर, हर समय दिमाग में घूमती हुई छोटी छोटी बातें। सब सुनने के बाद अंकल ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी समय 100 किलो गेहूं अपने कंधे पर उठाकर 5 घंटे घूमो, क्या कर पाओगे? आदित्य तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं। क्यों? बहुत भारी है। अंकल ने फिर पूछा, अगर वही 100 किलो गेहूं गोदाम में रख दिया जाए तो आराम से रहेगा। अंकल मुस्कुराए। बस यही तुम्हारा दिमाग कर रहा है। आदित्य समझा नहीं। अंकल ने चाय का कप मेज पर रखा, फिर बोले, तुम अपने दिमाग को गोदाम बना चुके हो, जहां हर छोटी बड़ी चीज जमा करते जा रहे हो। बिल, कॉल, मीटिंग, खरीदारी, आइडिया, यादें, डर, सब कुछ। बताओ, गोदाम जितना भरता जाएगा उतना हल्का होगा या भारी? भारी। और जब गोदाम भर जाएगा तो नई चीज रखने की जगह बचेगी? नहीं। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि तुम्हारा दिमाग नई सोच नहीं बना पा रहा। आदित्य पहली बार इस तरह सोच रहा था। अंकल बोले, दिमाग गोदाम नहीं है, दिमाग फैक्ट्री है। इसका काम चीजें जमा करना नहीं, नई चीजें बनाना है। ये लाइन आदित्य के दिल में उतर गई। लेकिन उसने पूछा, सर, अगर दिमाग में नहीं रखूं तो याद कैसे रहेगा? अंकल ने जेब से एक छोटी सी पुरानी नोटबुक निकाली। वह बहुत साधारण थी, किनारे थोड़े मुड़े हुए थे, कुछ पन्नों पर चाय के दाग भी थे। उन्होंने नोटबुक आदित्य के हाथ में रख दी। आदित्य ने खोला। हर पन्ने पर छोटे छोटे नोट्स लिखे थे। बैंक, दवाई, किताब का आइडिया, रोहन से बात, बिजली बिल, यूट्यूब वीडियो का टॉपिक। कुछ भी खास नहीं, बस छोटी छोटी बातें। आदित्य ने पूछा, ये क्या है? अंकल बोले, मेरा दूसरा दिमाग। आदित्य हंस पड़ा। दूसरा दिमाग? हाँ, जब भी कोई काम याद आता है मैं उसे याद रखने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे लिख देता हूं, बस। आदित्य ने पूछा, इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? अंकल ने सामने चाय वाले की तरफ इशारा किया। देख रहे हो उसे? चाय वाला लगातार 5 लोगों का ऑर्डर ले रहा था, लेकिन हर ऑर्डर लिख रहा था। आदित्य बोला, हाँ, अगर वह सब याद रखने लगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिमाग उलझ जाएगा। अंकल मुस्कुराए। तो फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी का ऑर्डर सिर्फ दिमाग में क्यों रखे बैठे हो? आदित्य बिल्कुल चुप हो गया। यह सवाल सीधा उसके अंदर उतर गया। उसे अचानक याद आया, पिछले हफ्ते उसे एक शानदार बिजनेस आइडिया आया था। उसने सोचा था याद रहेगा, लेकिन अगले दिन वह पूरी तरह भूल गया। फिर उसे कभी याद ही नहीं आया। कितने ही अच्छे विचार ऐसे ही गायब हो गए थे। अंकल बोले, दिमाग बहुत चालाक है, लेकिन उतना भरोसेमंद नहीं। जो बात अभी बहुत जरूरी लगती है वही 2 घंटे बाद गायब हो जाती है। उन्होंने जेब से पेन निकाला, टेबल पर रखा नैपकिन उठाया, उस पर लिखा, रास्ते में किताब खरीदनी है। फिर बोले, देखो, अब मुझे इसे याद रखने की जरूरत नहीं। मेरा दिमाग आजाद हो गया। आदित्य पहली बार समझ रहा था कि लिखना सिर्फ नोट्स बनाना नहीं होता, लिखना दिमाग को खाली करना भी होता है। अंकल ने कहा, इसे कहते हैं ब्रेन डंप। जो भी दिमाग में घूम रहा है सब बाहर निकाल दो। जैसे कमरे की सफाई करते हो वैसे ही दिमाग की भी सफाई करो। उस शाम आदित्य घर पहुंचा। उसने बैग रखा, कपड़े बदले और पहली बार बिना सोचे अपनी डायरी खोली। उसने लिखना शुरू किया, बैंक जाना, रोहन को पैसे देने हैं, मम्मी की दवाई, कार सर्विस, वीडियो का आइडिया, बुक खरीदनी है, टैक्स भरना, पुराना लैपटॉप बेचना। लगभग 15 मिनट तक वह सिर्फ लिखता रहा। कोई क्रम नहीं, कोई सुंदर लिखावट नहीं, बस जो दिमाग में था सब बाहर। जब आखिरी लाइन लिखी तो उसने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे सिर के अंदर कोई भारी बैग उतर गया हो। वह खुद मुस्कुराने लगा।
इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा सा है, उसे खुद समझ नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में भी उसने एक नया नियम बना लिया। जैसे ही कोई नया काम मिलता वह तुरंत फोन के नोट्स ऐप में लिख देता। शाम 5 बजे रिपोर्ट भेजनी, क्लाइंट को कॉल, नई मीटिंग। अब उसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका फोकस बढ़ने लगा है, क्योंकि अब रिपोर्ट बनाते समय दिमाग बीच में बिजली के बिल की याद नहीं दिलाता था। उसे पता था वह काम सुरक्षित जगह लिखा हुआ है। एक दिन रोहन उसकी टेबल पर आया, बोला, भाई तू हर समय कुछ ना कुछ लिखता रहता है। आदित्य हंसा। पहले मैं सब याद रखता था, अब मैं सिर्फ सोचता हूँ, यशस्वी ही हूँ। रोहन ने पूछा, फर्क? आदित्य मुस्कुराया, बहुत बड़ा। पहले मेरा दिमाग चौकीदार बना हुआ था, अब फिर से इंजीनियर बन गया है। दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद फिर वही ट्रेन का सफर शुरू हुआ। इस बार अंकल खिड़की के बाहर बारिश देखते हुए चुप बैठे थे। आदित्य ने अपनी डायरी उनकी तरफ बढ़ाई। उसमें अब हर दिन के छोटे छोटे नोट्स थे। अंकल ने पन्ने पलटे, फिर मुस्कुराए। अब तुम्हारा दिमाग हल्का दिख रहा है, आदित्य ने कहा। सर, पहले मुझे लगता था कि सब कुछ याद रखना ही समझदारी है। अब समझ आया, सब कुछ याद रखने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अंकल ने सिर हिलाया। याद रखना, किसी फैक्ट्री में अगर तैयार माल ही हर जगह पड़ा रहे तो नई चीज़ कहाँ बनेगी? आदित्य ने कहा, कहीं नहीं। ठीक वैसे ही अगर दिमाग हर समय छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठा रहेगा तो बड़े विचार पैदा ही नहीं होंगे। ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से हल्की धूप निकल आई थी। आदित्य ने अपनी डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी महंगे कोर्स, किसी कठिन नियम या किसी जादुई मोटिवेशन से नहीं आया था। बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने अपने दिमाग का काम बदल दिया था। अब उसका दिमाग चीजों को उठाकर ढोता नहीं था, उन्हें बनाता था। समस्याओं का बोझ नहीं उठाता था, उनके हल खोजता था। छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठता था, उन्हें भरोसे से अपने दूसरे दिमाग में उतार देता था। उतरते समय अंकल ने हमेशा की तरह बस एक लाइन कही, जिस दिन तुम्हारा दिमाग याद रखने की नौकरी छोड़कर सोचने की नौकरी करने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी। क्योंकि गोदाम सिर्फ सामान संभालते हैं, लेकिन फैक्ट्री नई दुनिया बनाती है। बरसात का मौसम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर धूप और बादलों का खेल चल रहा था। आदित्य ने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराया। कुछ महीने पहले तक यही डायरी अधूरे प्लान, टूटी हुई आदतों और खुद से किए गए वादों से भरी रहती थी। लेकिन अब इसमें साफ साफ लिखे हुए काम, नॉट टू डू लिस्ट, ब्रेन डंप और रोज की छोटी छोटी जीतें दर्ज थीं। उसे लगने लगा था कि अब शायद जिंदगी सच में पटरी पर आ गई है। लेकिन जिंदगी कभी एक ही अध्याय पर नहीं रुकती। इस बार समस्या बिल्कुल अलग थी। एक रविवार की सुबह आदित्य ने सोचा कि आज पूरा कमरा एकदम परफेक्ट बना दूंगा। उसने यूट्यूब पर परफेक्ट वर्कस्पेस सेटअप, मिनिमल रूम टूर और हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेस्क जैसे वीडियो देखने शुरू कर दिए। एक वीडियो खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर वीडियो में किसी का कमरा होटल जैसा साफ था। किताबें रंग के हिसाब से रखी थीं, कपड़े बिल्कुल सीधी लाइन में, टेबल पर एक भी फालतू चीज नहीं। आदित्य ने मन ही मन कहा, बस आज मेरा कमरा भी ऐसा ही बनेगा। उसने सुबह 9 बजे सफाई शुरू की। पहले अलमारी खाली की, फिर सारे कपड़े बाहर निकाले, फिर किताबें, फिर पुराने कागज, फिर दराज। धीरे धीरे पूरा कमरा सामान से भर गया। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई। कमरा पहले से भी ज्यादा बिखर चुका था। अब उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि सब वापस सही जगह रख सके। वह थककर बिस्तर पर बैठ गया। चारों तरफ सामान फैला था। उसने सिर पकड़ लिया। मैं तो कमरा ठीक करने बैठा था, ये और खराब कैसे हो गया? अगले दिन ऑफिस था। सुबह जल्दी जल्दी उसने सामान जैसे तैसे अंदर ठूंस दिया। अलमारी बंद की, दराज बंद की और भाग गया। 3 दिन बाद उसका कमरा फिर पहले जैसा हो चुका था। नहीं, शायद पहले से भी ज्यादा बिखरा हुआ। उस शाम ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। काम लगभग तैयार था, लेकिन वह बार बार छोटी छोटी चीजें बदल रहा था। कभी फॉन्ट, कभी रंग, कभी लाइन की दूरी, कभी फोटो, कभी एनिमेशन। 3 घंटे बीत गए, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। बॉस उसके पास आए। आदित्य भेजा? वह बोला, सर बस 5 मिनट। 5 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा। आखिर जब उसने प्रेजेंटेशन भेजी तो डेडलाइन निकल चुकी थी। बॉस ने सिर्फ एक बात कही, तुम काम कम नहीं करते, तुम उसे खत्म नहीं करते। ये बात उसके दिल पर लगी। रात को घर आया तो उसका मूड खराब था। उसने सोचा, इतना सब सीखने के बाद भी मैं बार बार वहीं क्यों पहुंच जाता हूं। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, शर्मा अंकल।
आदित्य हंस पड़ा। सर, लगता है आपको मेरे दिमाग का नोटिफिकेशन मिल जाता है। उधर से हंसी आई। कल सुबह स्टेशन पर मिलो। अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में बैठे थे। सामने लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था। अंकल ने आदित्य को देखा। इस बार क्या परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे? आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता? अंकल मुस्कुराए। क्योंकि परेशान सिर्फ वही इंसान होता है जो हर चीज परफेक्ट चाहता है। आदित्य ने पूरी कहानी बता दी। कमरे वाली, प्रेजेंटेशन वाली, हर छोटी गलती सुधारने वाली, सब कुछ। अंकल चुपचाप सुनते रहे। फिर अचानक उन्होंने पूछा, अगर ये ट्रेन ठीक 100% परफेक्ट होने का इंतजार करे तो क्या होगा? आदित्य बोला, शायद कभी चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी। अंकल मुस्कुराए। यही तुम्हारी जिंदगी है। इतने में प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन से सीटी की आवाज आई। अंकल बोले, देखो, उस ट्रेन में शायद कोई सीट थोड़ी गंदी होगी, कहीं पंखा थोड़ा धीमा होगा, कहीं किसी खिड़की का लॉक ढीला होगा, फिर भी ट्रेन चल रही है। क्यों? आदित्य बोला, क्योंकि उसका काम चलना है, हर चीज परफेक्ट होना नहीं। अंकल ने कहा, और तुम्हारा काम? आदित्य धीरे से बोला, आगे बढ़ना, हर चीज परफेक्ट बनाना नहीं। अंकल ने पहली बार जोर से ताली बजाई। बस यही बात समझनी थी। उन्होंने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी पर छोटे छोटे खरोंच थे, पट्टा भी थोड़ा घिस चुका था। उन्होंने पूछा, समय बताती है? हाँ। ठीक चलती है? हाँ। तो क्या सिर्फ खरोंच होने की वजह से ये बेकार हो गई? नहीं। फिर तुम अपनी हर छोटी कमी देखकर खुद को बेकार क्यों समझ लेते हो? आदित्य बिल्कुल चुप हो गया। अंकल ने आगे कहा, परफेक्शन बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन सबसे खतरनाक जाल भी यही है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन हमेशा कहता है, अभी मत शुरू करो, अभी तैयार नहीं हो, थोड़ा और सुधार लो, और इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतने में सामने एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ खिलौने वाली ट्रेन जोड़ रहा था। उसने पहली बार में ट्रेन टेढ़ी जोड़ दी, फिर हंसा, फिर दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। आखिर ट्रेन बन गई। अंकल ने पूछा, अगर ये बच्चा पहली गलती के बाद बैठ जाता तो? आदित्य बोला, कभी बनाना सीखता ही नहीं। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं? आदित्य मुस्कुराया, पहली गलती से पहले ही डर जाते हैं। दोनों हंस पड़े। अंकल ने कहा, तुम्हें एक नियम देता हूं, 80% रूल। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। अगर कोई काम 80% अच्छा हो गया है तो उसे पूरा मानो, बाकी 20% बाद में सुधर जाएगा। आदित्य ने पूछा, लेकिन अगर लोग गलती निकालें तो? अंकल ने सामने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। उसने पूरा प्लेटफॉर्म चमका नहीं दिया था, लेकिन रास्ता साफ हो गया था। लोग आराम से चल रहे थे। अंकल बोले, क्या उसे पूरा स्टेशन आईने जैसा चमकाना जरूरी है, या इतना काफी है कि लोग आराम से चल सकें? इतना काफी है, बस यही संगठन है। इतना व्यवस्थित करो कि काम आसानी से हो जाए। म्यूजियम मत बनाओ। यह सुनकर आदित्य को अपने कमरे की याद आ गई। वह हर किताब सीधी लाइन में रखना चाहता था, हर पेन एक जैसी दिशा में, हर कपड़ा बिल्कुल बराबर। लेकिन 2 दिन बाद सब बिगड़ जाता था और फिर वह सोचता, अब तो सब खराब हो गया। फिर कुछ भी नहीं करता था।